नीलेश, आज बैंकिंग स्टॉक्स की बात करते हैं, खासतौर पे पीएसयू बैंकिंग स्पेस, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक। क्या खरीदना बनता है इन लेवल्स पे? देखिए, गिवन द ऑप्शन आउट ऑफ थ्री, अगर मुझे कुछ चूज करना है तो दैट विल बी एक्सिस बैंक, बिकॉज ये पर्टिकुलर काउंटर कंपैरेटिवली आउट परफॉर्मेंस काफ़ी लंबे समय से दिखा रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, नो डाउट। अगर हम मूव देखते हैं, रिबाउंड देखते हैं, तो अक्रॉस ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट इन टर्म ऑफ ऑर्डर, एक्सिस विल बी माई प्रिफर्ड बेट फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 1180 1200। शॉर्ट टर्म के लिए से ये देखने को मिल सकते हैं। 1135 का स्टॉप लॉस रखना होगा। उसके अलावा HDFC Bank could be considered as a contra bet. It has formed a good double bottom formation. Recently जो करेक्शन आया था उसके बाद 940 पे काफी अच्छा बेस बन चुका है। 980 और 1000 तक के लेवल हमें अक्टूबर सीरीज के लिहाज से HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। 940 के स्टॉप लॉस से कोई भी गिरावट होती है तो HDFC को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। एक और स्टॉक देखिएगा नीलेश, एचडीबी, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो अनाउंसमेंट हुई है वो बड़ी पॉजिटिव है उस स्टॉक के लिए। और ये स्टॉक जो है गिरता ही जा रहा था, आईपीओ के प्राइस के ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज थोड़ा बहुत संभला है। इस स्टॉक पे क्या करना देखिए, हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, 2 मंथ्स की डेटा मेरे पास अवेलेबल है। चाहिए? जो भी जी जी, डेटा है करेक्ट। वो यही आई एम सॉरी। या। नो वरी। सो जो भी डेटा अवेलेबल है वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि काउंटर में एक सपोर्ट डेवलप हो चुका है। वो 730 से 740 के आसपास है। और एक टाइम वाइज करेक्शन हमने यहाँ पर देखा था, पिछले 1.5 महीने से काउंटर एक रेंज में फंसा हुआ था। अब आज के पुल बैक के बाद ये लग रहा है कि काउंटर में एक स्ट्रेंथ और मोमेंटम फिर से लौट सकता है और ऊपरी स्तर पर 790 से 800 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो एक कंजर्वेटिव अप्रोच यहाँ पर रखने की सलाह होगी। अगर 800 के लेवल ब्रेक होते हैं तब मेरे ख्याल से यहाँ पर शॉर्ट टर्म बॉटम बन जाएगा। उसके बाद फिर से अपने नए रिकॉर्ड हाई की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। बट 740 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वहां पे स्टॉप लॉस रख के एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में बने रहें। फ्रेश खरीदारी 800 के ऊपर निकलने के बाद ही करें। आज ऑटो सेल्स के आंकड़े भी आए हैं, यानी कि सितंबर के महीने में कैसी ऑटो की बिक्री रही है, उसके आंकड़े जो अभी तक आए हैं वो काफी अच्छे लग रहे हैं। एस्कॉर्ट्स ने 48.5% का जंप देखा है ट्रैक्टर सेल्स में। तो लुक एट द नंबर्स दैट दीज ऑल कंपनीज आर शोइंग। एमएनएम में काफी अच्छे नंबर्स आए हैं, टोटल सेल्स इज अप नियरली 16%। और वो ये कहते हैं अपने स्टेटमेंट में, उन्होंने ये कहा है कि नवरात्रि के 9 दिन में उनकी एसयूवी सेगमेंट में 60% का ग्रोथ देखने को मिला। यू कैन इमेजिन, 60%। पेंट अप डिमांड भी था क्योंकि सब जीएसटी के कटौती का इंतजार कर रहे थे। बट यस, 60% इज अ बिग नंबर। बजाज ऑटो में टोटल सेल्स 9% बढ़ी है। और एस्कॉर्ट की मैंने बात की है, उसमें टोटल सेल्स जो है वो करीबन 48% के आसपास बढ़ी है। अभी तक यही आंकड़े आए हैं, धीरे धीरे आंकड़े आने बाकी होंगे। तो ऑटो सेक्टर, सुनील सर, सेल्स के फ्रंट पे तो, वॉल्यूम के फ्रंट पे तो ठीक ठाक ही लग रहे हैं। अब अर्निंग्स आना भी शुरुआत हो जाएगी, 10 अक्टूबर से शुरुआत है। ऑटो स्पेस पे क्या करना चाहिए? ठीक है। ये 10 अक्टूबर की अर्निंग सीजन से हमें ऑटो पे कुछ जजमेंट नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जी। मार्जिन, बिकॉज 10 दिन का सेल है तो करेक्ट। टोटल में तो जनवरी के अर्निंग सीजन में ही आपको मार्जिन के ऊपर कुछ भी आउटलुक आएगी। बट मेरा मानना है कि मार्केट आज ग्रोथ को ज्यादा वैल्यू कर रही है, नॉट सो मच द मार्जिन, क्योंकि ओके। अल्टीमेटली क्या है कि एक इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होता है। जी भले ही आपने कुछ डिस्काउंट देके प्रोडक्ट को निकाला, अब तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, पुराने मॉडल्स को बाहर डाल देना, और ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर का जो कैपेसिटी फिर बढ़ता है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो एक फ्रेश कैपेसिटी क्रिएशन भी होने की संभावना है। तो मेरे लिए अभी अर्निंग्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मौका है इंडस्ट्री के पास कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस अभी टिल्ट हो रहा है जीएसटी कट के कारण, फेस्टिवल जी सीजन के कारण। इस मौके को जी। हाथ से छोड़े नहीं। तो मेरा मानना है कि थोड़ी बहुत मार्जिन को सैक्रिफाइस करके भी सेल्स करे तो ओवरऑल इंडिया के लिए अच्छा है। और इन कंपनियों में भी मार्केट एंटिसिपेट करेगी कि तो ये थोड़ी यस होगी, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन सब कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। तो मेरा मानना है कि एक्चुअली ऑटो टिल जनवरी सीजन आके कोई नेगेटिव सरप्राइज न दे इन टर्म्स ऑफ किस कंपनी ने बहुत मार्जिन की लॉस ले ली है। तो करेक्ट। अनलेस ऐसा न्यूज, ये एक अभी सेफ जोन में है, क्योंकि थोड़ी बहुत जीएसटी के अनाउंसमेंट के बाद ही रैली शुरू हो गई। तो जी। और अभी इसमें रैली आ सकती है, बट उतना नहीं जितना ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि न्यूज करेक्ट। ऑलरेडी है प्राइस में। मगर एक सेफ्टी सेक्टर है जहां पर नो कंजम्पशन स्पेस में ये जरूर मेरा मानना है कि अभी इसका पॉजिटिव। क्योंकि और एक बात मैं बताऊं आपको, नीतू जी, दिस ऑपरेटिंग लिवरेज एक बात होती है जो जी ऑटो सेक्टर में है, यानी फिक्सेड कॉस्ट उनका हाई होता है।
एक तरफ इंटरेस्ट कॉस्ट, दूसरी तरफ डिप्रिसिएशन कॉस्ट। तो क्या होता करेक्ट। है कि यहाँ पे अगर थोड़ी मार्जिन में कटौती भी हुई, मगर उनकी जो ओवरऑल फिक्स कॉस्ट को कवर करते हुए एटलीस्ट ब्रेक इवन प्राइस से ज्यादा बेचेंगे ना, तो नेचुरली ईपीएस में उसकी पॉजिटिव इंपैक्ट आ जाएगी। इसलिए उतने डरने की जरूरत नहीं है, मेरा मानना है, क्योंकि ये हाईली सिक्लिकल एंड एक ऑपरेटिंग लिवरेज सेक्टर है। तो मैं कहता हूँ कि ये एक डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक सेफ जोन में है इन टर्म्स ऑफ दी ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। और जैसे आपने बताया, नॉट ओनली जीएसटी, अभी ट्रैक्टर का तो मानसून का इम्पैक्ट भी दिख रहा है, मानसून, तो करेक्ट। नेचुरली वो भी एक पॉजिटिव चीज हम देखेंगे। तो आई वुड से दैट स्टे इन्वेस्टेड इन द सेक्टर, ऑटो सेक्टर। और एमएनएम की जो ट्रैक्टर सेल्स है दैट्स अप 49%, वो भी वहाँ पे भी काफी अच्छा रुझान देखने को मिला। नीलेश सर, टाटा मोटर्स बहुत दिनों के बाद यहाँ चांदनी दिख रही है, हरा निशान दिख रहा है, 4.5% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 709, आई थिंक यही एक ऑटो स्टॉक था जो अंडर परफॉर्म कर रहा था ब्रॉडली दूसरे ऑटो स्टॉक्स को, क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, काफी लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मेंस हमने टाटा मोटर्स में देखा था, बट आज के मूव के बाद सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि हमने आज मॉर्निंग में हमारे क्लाइंट को भी खरीदारी करने की सलाह दी हुई है। 770 की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ओके। यहाँ पर करंट लेवल पर भी इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 725 का हालांकि एक हर्डल है, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो काफी लंबे समय से एक रेजिस्टेंस के तौर पर उभर कर निकल के आ रहा है। यहाँ पर 725 के ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं कह सकते हैं कि वर्स्ट विल बी बिहाइंड आफ्टर 725। ओवरऑल बेस बन चुका है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट थोड़ी सी पोजिशनल अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 800 के ऊपर भी काउंटर निकल सकता है, बट थोड़ा समय देना होगा। 670 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट है, तो वहां पर स्टॉप लॉस सके। कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं नीलेश सर। नेटवर्क को देखिएगा, ये स्टॉक रुक ही नहीं रहा, 9% आज भी ऊपर है, 3978 के आसपास का स्तर है, क्या करना है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तो काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा है, एक सेक्युलर अपट्रेंड में रहा है पिछले कुछ सप्ताह से लगातार। यहाँ पे सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रही है, बट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। हालांकि ओवरबॉट जरूर हो चुका है, बट जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उन्हें बने रहने की सलाह होगी। 4200 से 4400 की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फ्रेश खरीदारी अवॉइड करें, क्योंकि काउंटर ऑलरेडी एक काफी बड़ा उछाल सितंबर सीरीज में दिखा दिखा चुका है, और आज भी ऑलरेडी 9% अप है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है इन लेवलों पर। बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। 3550 3600 के आसपास का सपोर्ट है, तो वहां पर स्टॉप लॉस लगाएं। सुनील सर, फाइजर ने समझौता कर लिया है टैरिफ पे ट्रम्प के साथ, और उसका एक रब ऑफ इम्पैक्ट जो है हमारे स्टॉक से भी देखने को मिल रहा है, पता नहीं क्यों। बट योर सन फार्मा इज अप, योर लुपिन इज अप, बहुत सारे फार्मा कंपनीज है जहाँ एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। ये जो सांठगांठ हुई है और ये जो टैरिफ में समझौता हुआ है, इज इट अ पॉसिबिलिटी कि हमारी कंपनीज भी ऐसे कुछ समझौता करें? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी ना, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये जेनेरिक्स के ऊपर नहीं है। 95% ट्रू। इंडिया का एक्सपोर्ट जेनेरिक्स में है। खाली हम्म। इसका इम्पैक्ट दिख सकता था आपको अगर ब्रांडेड जेनेरिक्स पे उन्होंने लगाया टैरिफ, तो ऐसी कुछ खबर आई नहीं है। दो उन्होंने अभी तक वो ऑर्डर साइन नहीं किया है, अभी सिर्फ उसका अच्छा। इंतजार है। वो एक चीज है। सेकंड है कि अब अगर फाइजर ने उधर कुछ कर दिया है, मगर हम्म। जो ट्रम्प ने पूछा था वो था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस आप मुझे दीजिए। यानी फाइजर जर्मनी में या इंग्लैंड में जिस दाम पे बेच रहा है, वो से ज्यादा दाम पे अमेरिका में बेच रहा था। तो उन्होंने यही कहा है कि मुझे वही फेवर्ड नेशन, जो भी आपका बेस्ट प्राइसिंग है वो दीजिए। तो अगर वो ऐसी गड़बड़ होती है, तो सीडीएमए पे वो एक एक शैडो था कि अगर उनको कटौती करना पड़ा और टैरिफ के कारण, तो डाउन द लाइन ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है उनके ऊपर भी दबाव आएगा। मगर सिंस फाइजर ने समझौता कर लिया, इट मींस दैट ओवरऑल उनकी प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी कम हो सकती है ओवरऑल, बट उसका उतना इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे विल नॉट सफर द टैरिफ नाउ। तो एक वो, क्योंकि ये उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी पहले 17 कंपनियों की, वहीं पे आता है फाइजर कि उन्होंने दाम कटवाने की। और जी। फाइजर का तो ऑलरेडी यूएस में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, तो डेफिनेटली करेक्ट। उनकी कोई टैरिफ नहीं लगेगी मेरे ख्याल में। तो ये एक इंडियन के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है, क्योंकि अब वो सीडीएमओ सेक्टर पे भी उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। जेनेरिक्स ओके। तो वैसे इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द थिंग। और ये ओवर रिएक्शन हुआ था उस दिन, क्योंकि कौन जाने ट्रम्प के मन में क्या था कि उन्होंने बोल दिया कि उसके बाद देखिए कि ब्रांडेड जेनेरिक्स में भी मैं लगूंगा, तो इनका कोई वर्ड्स वर नॉट क्लियर। तो अभी भी थोड़ी बहुत एक डाउट है, बट आई थिंक दैट मार्केट इज नाउ रीडिंग के ये
नॉट एन इंडियन फार्मा रिलेटेड प्रॉब्लम। करेक्ट। ल्यूपिन आज करीबन 4% ऊपर है, पीपीएल फार्मा 3% ऊपर है, लॉरस लैब 2.5% ऊपर है, एबॉट सन फार्मा भी करीबन 2% से ज्यादा का इजाफा इस देखने को मिल रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट्स, नीलेश जी, टाटा कैपिटल का आईपीओ आ रहा है, उसकी खुशी में टाटा इन्वेस्टमेंट भागे जा रहा है और ऐसा भागा है कि रुकता ही नहीं, आज भी अपने ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए इसमें भी एक यूफोरिक मूव हम देख रहे हैं और इसके अंदर इंटरेस्टिंगली वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हायर देन एवरेज वॉल्यूम यहाँ पर हाल फिलहाल हमें देखने को मिल रहे हैं। आज की गिरावट में उतना वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है, बट ये वो लेवल नहीं है जहाँ पर कोई फ्रेश खरीदारी के बारे में सोचे। बेहतर होगा कि अवॉइड करें, क्योंकि काउंटर में काफ़ी बड़ा रनअप हम पिछले 5-6 दिनों में देख चुके हैं। ऑलमोस्ट 6,700 6,800 से काउंटर 11,000 के लेवल को छू चुका है। बेहतर होगा कि थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट होता है, काउंटर 10,000 के नीचे मिलता है, तो भी यहाँ पे लॉन्ग के बारे में सोचें। अन्यथा जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। 9,500 का मेजर सपोर्ट है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 10,000 का लगाएं। और 11,000 के लेवल अगर ब्रेक करता है ऊपरी स्तर पर, तो एक नई अनचार्टेड टेरिटरी 11,500 तक के भी लेवल यहाँ पर दिखा सकता है। मेरे से दो और स्टॉक्स, अदानी पावर आज 2.25% ऊपर है, कल तो रॉकेट बन गया था, आज अदानी ग्रीन में भी अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है, 1.5% का इजाफा है। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए अडानी समूह की इन कंपनियों पर उतनी हम ट्रैक नहीं करते हैं, क्योंकि ओके। काउंटर काफ़ी वॉलेटाइल है। बट टेक्निकल के लिहाज से अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो अडानी पावर में एक 138 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और हो सकता है यहाँ से हमें एक पुल बैक देखने को मिले, जो इस स्टॉक को 156 से 160 तक ले जा सकता है। सिमिलरली ओके। अडानी ग्रीन पर भी एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि कंजिक्यूटिव 7-8 कंजिक्यूटिव सेशन की गिरावट के बाद आज एक पुल बैक मूव है। 1020 के स्टॉप लॉस से एक कॉन्ट्राबैट लेस के चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 1060 1080 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। फार्मा में कुछ पसंद है आपको नीलेश? देखिए फार्मा भी एक सेक्टर है जो इस फिलहाल के लिए हम अवॉइड करके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार एक सीरीज ऑफ लोअर टर्म एंड लोअर टर्म फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। गिरावट कंटिन्यू है यहाँ पर, तो हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। बट एक स्टॉक पर्टिकुलरली जो हमें पसंद है इस पर्टिकुलर स्पेस में, वो है ग्रेनुअल्स। ग्रेनुअल्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये 530 के नीचे मिलता है तो, क्योंकि काउंटर का सपोर्ट है 515 पर, और इसमें पोटेंशियल है कि यहाँ से 550 और 570 तक का मुंह दिखा सकता है। तो ग्रेनुअल्स एकमात्र स्टॉक है जो हमें पसंद आ रहा है, अन्यथा कोई स्टॉक पर खरीदारी की सलाह नहीं है। सुनील सर, रुपी रिकॉर्ड लो के आसपास ही घूम रहा है अभी तक, संभलने की कोशिश तो कर रहा है, पर जिस हिसाब से कल एक बार फिर डॉलर में गिरावट देखने को मिली, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आज तो है, थोड़ा मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है 8866। ये कहाँ जाते देखते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? ये टैरिफ के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अब तक की जो वीकनिंग हुई है वो एफआई की आउटफ्लो के कारण हुई है, राइट। जो हम्म, कि एक के प्रेशर, और आरबीआई ने इसको ज्यादा डिफेंड नहीं किया, क्योंकि आज भी जी। बताया उन्होंने कि $700 बिलियन का रिजर्व है। फिर भी उन्होंने हम्म, डिफेंड नहीं किया है, उन्होंने एडमिट नहीं किया। मगर जाहिर ये है कि उन्होंने अलाउ किया है डिप्रिसिएशन, क्योंकि टैरिफ के खिलाफ ये हमारा हम्म, एक अस्त्र है। क्योंकि हम्म, अगर टैरिफ लगेगी तो रुपी वीकन होगा, तो एक्सपोर्टर्स के लिए पॉजिटिव रहेगी ना। तो इसलिए मेरा जी। मानना है कि आरबीआई ने इसको अलाउ किया है। अब हम्म, आगे वाले दिन में भी ये टैरिफ का ही माहौल इसको डिसाइड करेगा, इसका लेवल। और सेकंड हम्म, बात जो हुआ है वो है हम्म, कि सडनली यूएस की इकोनॉमिक डेटा स्ट्रांग आने की शुरुआत हो गई है, तो उधर अभी करेक्ट। कट का जो एक्सपेक्टेशन है वो अभी हट रहा है। तो इसलिए हाँ जी। डॉलर में जो स्ट्रेंथनिंग है वो हम्म, एक तरह से रुपी में वीकनिंग आ रही है। तो इट्स हम्म, नॉट नेसेसरली सो मच रुपी वीकनिंग के डॉलर स्ट्रेंथनिंग। हम्म, तो तीन कारण है। तो एक है एफआई की आउटफ्लो, दूसरी है टैरिफ के कंसर्न्स के कारण आरबीआई थोड़ा अलाउ कर रहा है, तीसरा डॉलर की स्ट्रेंथनिंग। अब आने हम्म, वाले दिन में यही तीन फैक्टर है जो डिसाइड करेगी क्या एफआई वापस आएंगे आज के आरबीआई पॉलिसी के पास, पता नहीं। हम्म, क्या हम्म, टैरिफ में कोई हल मिलेगा, पता नहीं। हम्म, और तीसरी हम्म, बात, क्या यूएस इकोनॉमी अभी वीकनिंग मोड में जाकर रेट कट के माहौल सामने आएगी, पता नहीं। तो पता ये नहीं। तो अगर ट्रैक करेंगे तभी रुपी की एक डायरेक्शन। तो अगर हम उस लेवल्स के ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर 90 पार करती है रुपी तो बहुत से डरावट आ जाती है, अरे 90 हो गया। करेक्ट। अगर ये करेक्ट। प्रैक्टिकल चीज है कि अगर डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है तो रुपी को वीकन होना है, क्योंकि उस देश में और हमारे देश में इंटरेस्ट रेट का फर्क है 2.5% का है। जी। तो जी। नेचुरली रुपी का एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड डिवैल्यूएशन टू द करेक्ट। एक्सटेंट ऑफ 2.5% बनता है। और इस करेक्ट। साल मैंने देखा डेटा कि 3.3%, यानी लिटिल हो मोर चुका देन द इंटरेस्ट है। डिफरेंशियल हुआ है। तो हम्म, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मगर फ्यूचर डायरेक्शन देखने के लिए ये चीज को हमें ट्रैक करना पड़ेगा, एफआईआई फ्लोस, डॉलर स्ट्रेंथनिंग और टैरिफ में कोई रिलीफ।
नीलेश जी, आपके रडार पे कौन से शेयर है? व्हाट आर यू लाइकिंग? बिल्कुल देखिए, यहाँ पर खरीदारी के लिए जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है पेटीएम। पिछले कुछ ओके। दिनों से यहाँ पर एक गिरावट हमने देखी थी, कल एक हैमर कैंडल बना था, आज एक फॉलोअप मूव देख रहे हैं। 1165 से 1180 तक का पुल बैक मूव यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 1121। 1121 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके। 1160 1180 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस पर हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी हमें पसंद आ रहा है। ऊपरी सर पर 900 और 920 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 860 का स्टॉप लॉस होगा। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। सुनील सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं।